jumped on, jumped on. दारा सिंह jumped on King Kong. अब ये सीधे उसके ऊपर, जैसे अभी जंप डाउन वंस थ्रोट का मतलब है किसी के ऊपर हत्या के इरादे से मारने के लिए, हम अटैक करने के लिए कूदे, वही चीज है जंप डाउन। कि सपोज करो कि तुमने अपने किसी या किसी अनजान आदमी को तुमने कुछ बोल दिया बुरा सा, ही जंप्ड ऑन यू मीन्स रिटेलिएट करने के लिए, बुरा लगा, इसीलिए जंप ऑन यू। मीनिंग इसको लेंगे टू सेंसर वायलेंटली, बुरी तरीके से डांटना। बुरी तरीके से डांटना का मतलब ही हो गया कि उसकी पराकाष्ठा यही होगी, किसी भी चीज में बताए थे ना कि इमोशन जो भी होता है ना वो टच चाहता ही चाहता है, टच चाहता ही है, चाहे प्यार हो चाहे नफरत हो, वो टच चाहेगा, अल्टीमेटली वो छूना चाहेगा। सुंदर फूल देखे, सुंदर दीवार देखे, सुंदर चीज देखे, सुंदर आदमी देखे, सुंदर बच्चा देखे, उसको टच करना चाहेंगे। उसी तरीके से मारना, आधा मारना हो गया तुम्हारा, बहुत जोर से अगर किसी के ऊपर चिल्ला रहे हो एंग्रीली, ये आधा तुमने टच कर लिया। अंतर यही है कि इस शब्द ने टच किया है। तो जंप ऑन का मतलब टू सेंसर वायलेंटली एज इफ समबडी वेरी क्या बोलेगी, विथ डिफिकल्टी स्टॉपिंग हिमसेल्फ टू अटैक, अदरवाइज वो मारना चाहेगा ही चाहेगा। तो जंप ऑन, टू जंप सो एज टू कम हेविली ऑन, कि दिल किया कि बस उसको एक घुसंड मारो, कूद पड़ो, उसको मार डालो उसको, या मारना शुरू करो, क्यूमेलिंग वाली बात, कूट दो जिसको कहते हैं, वही है। दारा सिंह जंप ऑन किंग कॉन्ग, भिड़ गया किंग कॉन्ग से। ओके है जंप ऑन। तो जंप ऑन और जंप डाउन समबडी थ्रोट में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। नेक्स्ट लेंगे जंप वंस बेल, जंप वंस बेल। एक था ब्रेक जेल करके, याद है? हाँ, ब्रेक जेल। ब्रेक जेल मतलब जेल से फुर हो जाना, और जो एक्सपर्ट होता है। एक था जेल बर्ड, क्लियर है? जो बारी बारी आता है वो, हाँ, जेल का पंछी ही है, वो बार बार घूम के आएगा ही आएगा। अब जंप वंस बेल, अब यहाँ पे वंस का मतलब हम अपना ही रखेंगे इसको, समबडी यहाँ पे नहीं करेंगे। जंप वंस बेल, एक छोटा सा एग्जांपल देंगे कि कहते हैं कि जिसके नसीब में जो होता है वही मिलता है। तो लक्ष्मी जी कह रही थी कि ये मेरा भक्त है, एक फिल्म का सीन है ये, बड़ा अच्छा फिल्माया गया है कि उसका कुछ कल्याण क्यों नहीं करते। तो विष्णु जी कहते हैं कि जाओ, अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर रहा तो आप ही जाके भला करके आओ। तो लक्ष्मी जी ने एक बोरी बिल्कुल सोना चांदी भर के उसके रास्ते में रखवा दिया, और जो बदनसीब बेचारा था वो अचानक उसके मन में ख्याल आया कि कितना अच्छा हो, मतलब आज ट्राई करके देखता हूँ कि आज इस पुल को मैं आंख बंद करके पार कर सकता हूँ क्या, यहाँ से तो मैं हजारों बार गुजर चुका हूँ। आंख बंद करके गुजर गया, मौके को वो जंप कर गया। बेल को जंप करना, बेल आपको मिलने वाली थी, जेल से आजादी मिलने वाली थी, लेकिन आपने कोई ऐसी गलती कर दी, यू जंप दी बेल, यू जंप्ड योर बेल, यू मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग अ बेल। ये है द प्रोफेशनल क्रिमिनल्स क्वाइट ऑफन जंप द बेल, वो भाग जाते हैं। भागेंगे तो इसको हिंदी में ना ठेठ हिंदी में कहते हैं बेल टुट्टी। बेल टुट्टी मीन्स बेल का टूट जाना। आपको बेल ग्रांट की जाने वाली थी, बट आपने फिर कुछ ऐसा कर दिया कि आपकी बेल टूट गई। अब आपको फिर से अरेस्ट किया जाएगा और जेल में डाला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है जंप टू कंक्लूजन। नॉर्मल लिटरल लेंगे। जंप टू कंक्लूजन में हड़बड़ाहट के साथ हम किसी नतीजे पे जल्दी ना पहुंचे, उस सेंस में लेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव नॉट या वैसे करके लगा लेना है। मीन्स की आप तुरंत फॉर्म कर लेते हैं किसी चीज के बारे में, यानी कि यू आर इन द हैबिट ऑफ जंपिंग टू कंक्लूजन एंड इट इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। कि बहुत जल्दबाजी में हम किसी भी चीज का कंक्लूजन निकालेंगे तो वो चांसेस है कि वो गलत ही साबित होगा, एंड दिस जनरेट्स, क्या बोलते हैं उसको, पश्चाताप, रिपेंटेंस।
कि आपको अपने फैसले पर कभी पछतावा होने लगता है। जंप टू कंक्लूजन। नेक्स्ट, टू जंप एट एन ऑफर। टू जंप एट एन ऑफर, इसमें से अगर एन ऑफर हटा दें तो ये वही बन जाता है टू जंप एट। पिछली वाली जो फ्रेज थी हमारे पास, एनीबडी विल जंप एट द अपॉर्चुनिटी टू मेक इजी मनी। जंप के मतलब क्या बोले, ईगरली, उसने एक्सेप्ट कर लिया, वही चीज है ऑफर को एक्सेप्ट करना, ईगरली, दोनों सेम। इसमें ऑफर है, उधर अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट आएंगे टू जंप टू। टू जंप टू, अभी जो देखा मैं जंप टू कंक्लूजन, टू जंप टू यानी कि यहाँ पे ऐड हो रहा है किस पे, आप किस पे कूद के आए, कंक्लूजन पे, डिसीजन पे, कुछ तो आए ही होंगे। टू जंप टू यानी ये फील किया होगा और बड़ा आराम है फील करने में। वी ऑलवेज टेक डिसीजंस, वी ऑलवेज डिसाइड। हम कभी भी बगैर डिसीजन के एग्जिट नहीं करते हैं। कर सकते की बात नहीं है, नहीं करते हैं। कर सकते हैं कुछ लोग, लेकिन नॉर्मल आदमी हमेशा कंक्लूजन, डिसीजन ही निकालता रहता है। बिना निर्णय किए वो रह नहीं सकता है, क्योंकि वो कंपैरेटिव सोचता है, इसीलिए। और ऐसे ही लोगों के लिए वो जो आइंस्टीन ने बोला था ना, कंपैरेटिव थ्योरी, रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन, ये ऐसे ही लोगों के लिए है। पीपल आर इन दी हैबिट ऑफ ये, या they can't help taking decision every time. To jump to या to jump to conclusion, दोनों सेम लेंगे। to decide quickly, to judge quickly, somebody or something। क्लियर है? गजू ओके ना? गजू, यस सर। नेक्स्ट आएंगे to jump to claim, सेम चीज। to jump to conclusion, to jump to something, और to jump to claim। आप क्लेम को फौरन आपने पकड़ लिया। जैसे अगर कभी जांच करनी हो तो एक आदमी ने ऐसे ही जांच किया था, ऐसे ही अनक्लेम्ड, जैसे कि जेटसैम एंड फ्लोटसैम वाली बात थी ना, फ्लोटसैम एंड जेटसैम, कि अनक्लेम्ड चीजें आपको जिंदगी में मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एंड बिल्कुल अनसीन इवेंट्स होते हैं। अनसीन इवेंट्स होंगे ही होंगे। उसी तरीके से टू जंप टू क्लेम का मतलब लेंगे कि कोई अनक्लेम चीज मिली और एक आदमी ने भलमन साहब से ये पूछा उठा करके कि भाई ये किसका है, देखा कि बढ़िया है, तो कहता है ये तो मेरा ही है। ये है टू जंप टू क्लेम। होगा किसी और का, बट हम क्लेम करके चले जा रहे हैं। वो 5वीं 6ठी क्लास में शायद एक कहानी है, अशोका द ग्रेट करके, उसमें है ना, 2 माँ एक बच्चे के लिए लड़ रही थी। एक माँ असली थी, एक माँ झूठी थी। ये क्लेम, जो चीज आपको बिलोंग नहीं करती है, आप उसके लिए भी क्लेम कर देते हैं। एक फॉरेन वर्ड थोड़ा ख्याल करना, कोई एक अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी थी ना, बेनामी प्रॉपर्टी। हाँ, गुड्स करके एक बार सर्च मारो तो जरा, गुड्स एनोनिमस नाउ। गजो एक सर्च मारो, फॉरेन वर्ड फॉर बेनामी गुड्स ऐसे करके, मींस अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। फॉरेन वर्ड्स फॉर अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। बोना वैकेंसिया ऐसी कुछ है क्या? बोना वैकेंसिया, गुड 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 गुड, बोना वैकेंसिया, ठीक है, नोट कर लो इसको भी। बोना वैकेंसिया मींस वो जो बोना था मींस गुड्स है, और ये बोना गुड्स बनता है किससे, उसी बोनाफाइड से। हालांकि बोनाफाइड में बोना मींस गुड, नॉट गुड्स,
फाइड फिडेलिटी, गुड फिडेलिटी, बोनाफाइड। और यहाँ पे बोना वैकेंशिया वैकेंट है वो जगह, वो गुड्स, उसका हम क्लेम करते हैं। तो ये है टू जंप टू, उधर तक लगा, टू जंप टू क्लेम, यानी हम किसी भी बोना वैकेंशिया के लिए, ऐसी चीजों के लिए क्लेम पे जंप मार देते हैं। ओके है अब टू जंप टू क्लेम। अभी आगे बढ़े। हेलो हेलो। हेलो। वो अंकल, वो भाभी का फोन आ रहा था, इसलिए मतलब वो बीच में अटक गया था। अच्छा अच्छा, क्या मर्ज कर चुके हो क्या? नहीं, उन्होंने काट दिया, पता नहीं क्यों। मैं कॉल करता हूँ उनको अच्छा एक बार। अच्छा ठीक है। तो बेवकूफ है भाभी। अब मुझको मेरा एहसास। हेलो। हेलो। हाँ अभिषेक। हाँ भाभी, मर्ज कर रहा हूँ आपको। हाँ मर्ज कर रहा हूँ, मर्ज। हाँ कहा मुझे करो मर्ज। हेलो। हेलो। हाँ अंकल। हाँ और अभी कल कल जो प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट जो बता रहे थे ना, कौन सा था? प्रॉप रूट, बटरस रूट। बटरस। अगर इसमें एक एक इमेज देखना है सब लोगों को, हम्म। वो कुछ है, मिसकंसेप्शन है। प्रॉप रूट, बटरस रूट। बटरस रूट का एग्जांपल जो मैंने बताया था वो सही होगा, सेमल के पेड़ वाला। और प्रॉप रूट जो बताया था गन्ने वाला, वो शायद उसको स्टिल्ट रूट कहते हैं। उसको अभी क्लियर करेंगे इमेज से। और प्रॉप रूट के एग्जांपल में आना चाहिए जैसे बनियान ट्री है, ऊपर से जो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि मेन जो स्टेम है वो कौन सा निकला था, बेस पहला। एक बार इमेज चेक करो। अगर मिल जाए तो फोटो भिजवा देना। ये रूट ऊपर से है ना, मतलब सॉइल के ऊपर से? ऊपर से नीचे आ रहा है ना। एक मिनट। हाँ अंकल, एक फोटो मेरा है, मैं क्लास में डालता हूँ। ठीक है ठीक है। इसमें बनियान ट्री आ गया। बट ये तो अंकल ऊपर से यार है पूरा का पूरा। चेक, ऊपर चेक कर ऊपर लीजिए। से ही आएगा, मतलब सब नीचे कुछ से ना। स्केलेटन है तो। क्या है, स्केलेटन है? हाँ, स्केलेटन स्केलेटन टाइप दिख रहा है। अच्छा देख लेते हैं। ये प्रॉप रूट में बता रहा है। हाँ, ये प्रॉप रूट में दिखा रहा है, मतलब पहला ही इमेज ये दिखा रहा है प्रॉप रूट का। अच्छा, फिर एक काम और करो। बनियान ट्री तो बताया है, बनियान ट्री मैं देख रहा हूँ। अब जरा वो स्टिल्ट रूट एग्जांपल चेक करो तो। स्टिल्ट रूट एग्जांपल। स्टिल्ट, STILT। यस। स्टिल्ट रूट। गज्जू तुम बटरस को ना। ये तो ये कौन सा पौधा है ये? Prop roots of the banyan tree are meant for providing support to a big tree. Prop root, ठीक है। तो ये देखो उसी में वैरायटी होगी अलग अलग। प्रॉप रूट में एक सिंपल एग्जांपल हमको याद रखना है कि वो ऊपर से ही शूट निकलेगा और नीचे की तरफ जाएगा। ये तुमने अभी भेजा है, ये स्टिल्ट ये रूट वाला। किसका है? स्टिल्ट रूट। यस, ये गन्ने में जाएगा, गन्ने में जाएगा ये। और जो पहले वाली जो तस्वीर तुमने भेजी है, इसको प्रॉप रूट इसीलिए कहा जा रहा है, इसका जो एरिया है बहुत दूर है। अच्छा। मतलब दूर तक फैलाव होगा एक दूसरे को, जिसको बोलते हैं ना कि जैसे अभी जो देखा था मैं, जंप द बेल, ठीक उसी तरीके से ये एक को ओवरलैप करते हुए बाहर से वो लेगा, पैराबोला बनाएगा। और सबसे बढ़िया एग्जांपल उसका बरगद से ही हम चले तो बेटर है। और गन्ने वाले में स्टिल्ट रूट जो अभी तुमने जो भेजा है, इसी तरीके से गन्ने में भी होता है। गज्जू बटरस क्लियर है, सेमल ठीक था ना? हाँ, ये गज्जू ने भेज दिया। हाँ अभी चेक कर लिया बटरस। हाँ ठीक है, चलो गुड।
वो कल थोड़ा हो गया था, वो अचानक ख्याल आया कि गड़बड़ है कुछ। ओके, अभी हम लोग किस पे थे? जंप टू टू क्लेम। टू जंप टू क्लेम। नेक्स्ट आएंगे टू जंप टुगेदर। टू जंप टुगेदर, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, यही है फसाना। तू मुझ में है मैं इश्क, मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है। जब तक बात अग्रीमेंट से नहीं होती है तब तक ऐसे कसम और वादे नहीं दिए जाते। जंप टुगेदर का मतलब, जैसे हम लोग पहले से ही तय कर लेते हैं, बोलूंगा 1 2 3 और साथ में जंप करेंगे, यानी पहले ही एग्रीमेंट तय हो जाए उसके बाद हम जंप करेंगे। तो जंप टुगेदर का मतलब ही है अग्रीमेंट। क्लियर है? जंप टुगेदर। अब अगर जैसे सागर पिक्चर में हीरो हीरोइन कूद जाते हैं, अगर 1 2 3 हीरो गिन दे और हीरो कूद जाए, पता चले हीरोइन पीछे रह गई, ये अग्रीमेंट फिर नहीं हुआ। जंप टुगेदर वो नहीं करते जब तक अग्रीमेंट नहीं होती है बात। सोहन एंड सुशीला जंप टुगेदर। क्लियर है? अब इसका मतलब समझो दूर से वो भी ले जा सकते हैं कि दोनों ने खुदकुशी कर ली साथ में। जंप टुगेदर, अग्रीड थे दोनों इस फैसले के लिए। नेक्स्ट आएंगे टू जंप अप। टू जंप अप, इसका ठीक एंटोनिमस फ्रेज लेके चलेंगे, टू जंप डाउन। टू जंप डाउन, हमने देखा जंप अप हुआ कीमतें बढ़ी, जंप डाउन कीमतें जल्दी नहीं घटती। तो जंप अप का एक मीनिंग और लेंगे, राइज के सेंस में ही, बट किस सेंस में? जैसे हिज ऑनेस्टी इज द मेन कॉज ऑफ हिज जंपिंग अप टू हिज पोजीशन, वो अपने पोजीशन पे रेज कर गया, ऊपर उठा पोजीशन पे, पोजीशन उसकी ऊंची हुई है ड्यू टू हिज ऑनेस्टी। जंप अप, जरा ख्याल करना, उसके लिए कौन सा वर्ड हम लोग यूज करते हैं? सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स के लिए कौन सा वर्ड? सेंसेक्स जब ऊपर जाता है तो जंप लगाते हैं उसमें क्या? उछाल आना। अच्छा हाँ, जो हमने जो देखा था वो वाला जो पेपर में देखा था ना हमने। हाँ 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 हाँ, अ, उसमें एक तो होवर, होवर भी लिया था, एक फिल इन द ब्लैंक्स जब हम लोग करे थे, होवर वाली बात थी उसमें। तो इसमें मान लेते हैं राइज इन सेंसेक्स या जंप इन सेंसेक्स, इसको चेक कर सकते हो क्या? अगर टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। अच्छा चलो कोई नहीं। तो फिलहाल जो है जंप अप और जंप डाउन दोनों हम इकोनॉमिकल टर्म लेके चलेंगे, और दूसरा जंप अप में लेंगे आपका कद ऊंचा हो गया, यू जंप अप टू द नेक्स्ट लेवल, टू द नेक्स्ट पोस्ट। नेक्स्ट टू जंप अपॉन। टू जंप अपॉन, अभी हमने जो दो फ्रेज लिया है उसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं। टू जंप डाउन ऑन समबडीज थ्रोट, किसी के ऊपर हत्या के इरादे से कूद पड़े। दूसरा टू जंप ऑन समबडी मींस सेंसर करना बुरी तरीके से, या अटैक करना कि उसको चोट लगे, वही चीज है जंप अपॉन। द चाइनीज जंप्ड अपॉन इंडियंस इन 1962। क्लियर है? उन्होंने अटैक किया। हम बता रहे हैं अग्रेसर वो थे, आक्रमण करने वाले पहले उन्होंने शुरुआत की। हो सकता है चाइना में हमारे ऊपर ब्लेम लगता हो कि हमने शुरुआत की। तो जंप अपॉन। नेक्स्ट जंक मैन, JUNK, जंक मैन नॉर्मल है, जैसे जंक यार्ड बोलते हैं, जंक फूड बोलते हैं, उसी तरीके से जंक मैन क्या करेगा? कबाड़ी वाला। और कबाड़ी वाले को माल कौन पहुंचाता है? स्कैवेंजर वगैरह, स्कैवेंजर वो जो बीनते रहते हैं। जंक मैन, अ डीलर इन जंक, कबाड़ी वाला। नेक्स्ट जंक शॉप, नॉर्मल जंक मैन से ही ले लेंगे, जो शॉप जंक मैन चलाता है वो जंक शॉप होगा। एग्जाम्पल है, आफ्टर द किटी पार्टी वाज ओवर हर ड्राइंग रूम लुक्ड लाइक अ जंक शॉप, कबाड़ी की दुकान बन गई पार्टी के बाद। नेक्स्ट जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, बस अभी अभी तो वो गए हैं,
आई एम कमिंग टू सी यू जस्ट नाउ, मैं बस आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, जस्ट नाउ। वो अभी अभी घर छोड़ के ही गए हैं, he has left the house just now। नेक्स्ट लेंगे, टू डू जस्टिस टू समथिंग या somebody। समथिंग इसलिए ले रहे हैं कि किसी मसले पे आपने बढ़िया से जुडिशियसली जस्टिस दिया। बायस चेक होता है ना, BIASED। तो बायस का मतलब है कि आप सबको एक निगाह से तो नहीं देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो करी फेवर कर रहे हैं या भाई भतीजावाद नेपोटिज्म वाली बात है, अनड्यू एडवांटेज किसी को दे रहे हैं। लेकिन इफ यू डू जस्टिस टू समथिंग मीन्स यू आर ट्रीटिंग फेयरली, यू आर नॉट अ व्हीलर डीलर बट अ फेयर डीलर। व्हीलर डीलर क्या हो जाएगा, जो गलत काम करेगा, धोखेबाजी के साथ करेगा, और फेयर डीलर हो गया जो पहिया नहीं घुमाता है, जो ठगता नहीं है, चीट नहीं कर रहा है। नोटेड सारा गजू? हाँ। सारा नोट करते जाना। टू डू जस्टिस टू ट्रीट फेयरली। एग्जाम्पल दे रहा है, स्टूडेंट शुड ऑलवेज डू फुल जस्टिस टू हिज स्टडीज, है ना, कि अपने स्टडीज से हमको पूरी ईमानदारी रखनी चाहिए। और ये किसके लिए, खुद उसी स्टूडेंट के लिए है। अच्छी बातें हमेशा खुद आदमी के लिए होती है, लेकिन अच्छी बातों की पोटली लेकर लोग पहुंच जाते हैं मोहल्ले में बेचने के लिए, और बेचने नहीं, बांटने के लिए। रखने की चीज है उसको बांटने के लिए निकल पड़ते हैं, और जो बांटने की चीज है उसको रख लेते हैं। बांटने की चीज है तो प्रेम, उसको रख लेते हैं, उसकी डिमांड करते हैं। जो देने की चीज है उसकी मांग करते हैं, और जो मांगने की चीज है उसको देते हैं। उल्टा है सिस्टम। नेक्स्ट आएंगे, जस्टिफाइबल नॉर्मल है, जस्टिफाइबल होमिसाइड। एक यूथेनेशिया अभी है ना, यूथेनेशिया किस कंट्री ने सबसे पहले यूथेनेशिया को वैलिड किया है, मींस लीगल बना दिया? यूथेनेशिया समझ रहे हो ना, यूथेनेशिया यूथनाइज करना मतलब क्या बोलते हैं, जो डॉग को मतलब, यूथनाइज करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये कोई कंट्री है जिसने कि उसको बिल्कुल लीगल बना दिया है कि ठीक है भाई, अब किसी को वेंटिलेटर पे आपने रखा हुआ है 10 साल 20 साल कोमा में है, उसका जीना ना जीना बात एक ही है। तो उसके घर वाले जो है अपील करते हैं कोर्ट से कि इसको हॉस्पिटल में ही मतलब किल कर दिया जाए, आज़ादी देने वाली बात है। तो इसी को जस्टिफाइबल होमिसाइड कहेंगे। दूसरा, जस्टिफाइबल होमिसाइड वहां भी होता है जब बोलते हैं कि सेल्फ डिफेंस में आपने किसी की हत्या कर दी, और कर दी नहीं बल्कि आपसे किसी की हत्या हो गई। ये होमिसाइड तो हुआ, मानव हत्या तो हुई, बट ये जस्टिफाइबल है। तो सेव वन सेल्फ, यू कमिटेड a homicide, you committed a murder, but it is justifiable in the eyes of the court, in the eyes of the law. Justifiable. You are not supposed to be brought to the book. कोई चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगने वाले हैं फिर, but you will have to prove it उसके बाद। Until it is proved that it is just a justifiable homicide, आपको छुटकारा नहीं मिलना। ओके है, जस्टिफाइबल होमिसाइड। यूथेनेशिया की स्पेलिंग एक बार चेक करोगे, EUTHENESIA, इसको कंफर्म कर दो खाली एक आदमी कोई। EUTHENIC, सॉरी ये तो यूथेनेसिक्स है, सॉरी। EUTHENESIA, क्या यही है? इसमें तो उनको वर्ड पे दिखा नहीं रहा है, एक बार मैं नेट पे चेक करता हूँ। नेट पे मारो। हाँ, EUTHANASIA, रिपीट। EUTHANASIA। अच्छा, यूथनासिया, ठीक है, यूथनासिया। अगर इस बीच कोई सर्च में किसी को मिल जाए कि किस कंट्री ने सबसे पहले इसको लीगलाइज किया है, वो बता देना। नेक्स्ट आएंगे, जस्टिफिकेशन बाय फेथ। ये बढ़िया डॉक्ट्रिन है
ये डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि दैट मेन आर जस्टिफाइड बाय फेथ इन क्राइस्ट। काफिर एक वर्ड है ना, काफिर मुस्लिमों ने जो इजाद किया है। काफिर मीन्स वन हु डज नॉट फॉलो मोहम्मदनिज्म इज अ काफिर, यानी योर फेथ इज नॉट जस्टिफाइड बिकॉज यू आर अगेंस्ट ये, या यू आर अदर देन मोहम्मदन। सेम वही है, जस्टिफिकेशन बाय फेथ का मतलब है कि अगर आपका विश्वास जीसस में है, क्राइस्ट में है, देन योर डॉक्ट्रिन, योर मैनहुड इज जस्टिफाइड, कि आप असली धार्मिक हैं, बिकॉज यू ट्रस्ट, यू हैव फेथ इन जीसस क्राइस्ट। ये जस्टिफिकेशन बाय फेथ है, यानी आपके आस्था से ही आपका वजूद निर्धारित हो रहा है कि आपकी आस्था किस में है। जस्टिफिकेशन बाय फेथ। हम फेथ के आधार पे किसी को क्या क्या कहते हैं उसको, आस्तिक और नास्तिक, क्या है वर्ड अभी, एथीस्ट, यस एथीस्ट, हाँ एथीस्ट एंड थीस्ट बोलते हो ना। थीस्ट, इफ यू से यू बिलीव इन गॉड यू आर थीस्ट, आप थीस्ट हो गए। दिस इज अ जस्टिफिकेशन ऑफ योर बीइंग अ थीस्ट, इज डिसाइडेड बाय योर फेथ इन गॉड, योर बिलीफ इन गॉड। और नहीं है तो आप अथीस्ट कहला गए। और इससे भी बड़ी बात तब होती है जब शिया सुन्नी और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जब ब्रांचिंग हो जा रहा है, श्वेतांबर और दिगंबर जब ब्रांचिंग हो जा रहा है। अब उसमें भी झगड़ा है कि कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि जीसस इज ऑन, और कैथोलिक्स कहते हैं कि नहीं, जीसस के बाद जो पुरोहित भी हुए, जो सेंट्स वगैरह जो है ना, चर्च के पादरी वगैरह, वो उनकी चीजों को आगे ले जाने के हकदार हैं और सही कहते हैं। ये भी झगड़ा हो गया, ये कौन सा फेथ है फिर। बट फ्रेजल टर्म में देखेंगे, जस्टिफिकेशन बाय फेथ मीन्स द डॉक्ट्रिन दैट मेन आर जस्टिफाइड बाय फेथ इन क्राइस्ट। वही आदमी जस्टिफाइड होगा जो क्राइस्ट में फेथ रखता है। ओके है? हाँ। नेक्स्ट लेंगे कैकिस्टोक्रेसी। अभी बढ़िया वर्ड है, इसके बेस में एक बार चले जाओ। कैकिस्टो, KAKISTO, कैकिस्टोक्रेसी। और जब तक हाँ, एक वर्ड गजू, क्या क्या ख्याल आ रहा बता देना। दो वर्ड नोट करो फटाफट, दो वर्ड नोट करो। कैकोफोनी और कैकोलॉजी, CACO, और कैकोफोनी में CACO नहीं बल्कि KAKO रखना। और एक बार चेक भी करना है कैकोफोनी को, कैकोलॉजी, कैकोफोनी। एक बनाना गवर्नमेंट, कुछ चेक करेंगे कैकोफोनी की स्पेलिंग, अगर चेक की हो तो बताओ तो जरा। CACOPHO है। कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब एक बार सबके लिए पढ़ डालो। A loud, harsh और strident noise। और कैकोफोन उसी से हो जाएगा। और बनाना गवर्नमेंट क्या होता है? जहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त है, केले के छिलके पे ही गवर्नमेंट है। एक पार्टी सरकार बनाती नहीं कि पता चले कि त्रिशंकु क्या 4-4 खंबे लेकर के बेचारा खड़ा हुआ था, सारे खंबे टूट गए, सरकार बार बार गिरती रहेगी, व्यवस्था कभी भी कायम नहीं रह सकती ढंग से, स्टेबिलिटी है नहीं गवर्नेंस में वहाँ पे। वही बनाना गवर्नमेंट है। अब कैकोफोनी में क्या है? हार्श है, नॉइज है। नॉइज का मतलब ये है कि नो वन विल बी अंडरस्टूड फुल्ली, किसी को आप क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, समझ में नहीं आएगी, कैकू होता ही रहेगा, उसी को कैकोफोनी। अब अभी एक बार चले जाना कैकिस्टोक्रेसी में। कैकिस्टोक्रेसी ग्रीक वर्ड है
और केकिस्टो का मतलब है वर्स्ट, गंदा, सबसे गंदा। सबसे गंदा है ना। हम्म, तो कैको में भी हम कहेंगे कि अगर बातचीत का सबसे बुरा अंदाज अगर होगा तो शोरगुल होगा। शोरगुल में कहीं बातचीत होती है। गवर्नमेंट, वर्स्ट गवर्नमेंट हो गया एक तरह से। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे, एक नया पोर्शन बनाएंगे, कैकिस्टोक्रेसी। एक ऐसी कृषि ना तो ऑटो है ना तो डेमो है, कैकिस्टो है। द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, अ क्रेसी इज कैकिस्टोक्रेसी। कैकोफोनी वहां पे प्रिवेलेंट होगी, बनाना गवर्नेंस वहां पे प्रिवेलेंट होगी। एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी एवरीवेयर हैज गिवन प्लेस टू कैकिस्टोक्रेसी। ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेसी में रास्ता छोड़ दिया है, किसके लिए? कैकिस्टोक्रेसी के लिए। वर्स्ट फॉर्म से गुजर रहा है डेमोक्रेसी। ये सेंटेंस कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। नेक्स्ट, कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर एक कंगारू के ऊपर एक फ्रेज और भी है कुछ, कंगारू गवर्नमेंट ऐसे करके है कुछ क्या? गज्जू चेक करो, कंगारू स्टेट या गवर्नमेंट ऐसे करके कुछ होना चाहिए। कंगारू कोट दिखा रहा है। यस यस यस, कंगारू कोट कोट कोट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या बता रहा है? Kangaroo court, an official court held by a group of people in order to try someone regarded, especially without good evidence, as guilty of a crime or misdemeanor. अब आपके खिलाफ कोई सबूत है नहीं, जैसे कि एक वो रॉलेट एक्ट आया था ना, रॉलेट एक्ट, ना अपील ना दलील, सीधा जेल। वो आपके खिलाफ कोई कोई सबूत है ही नहीं, ठोस तो छोड़ो, कोई सबूत भी नहीं है, और आपको बस पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। ये कंगारू कोर्ट है, ट्रायल चल रहा है आपके लिए। अब आते हैं कंगारू क्लोजर पे। द मेथड ऑफ अलाउइंग द चेयरमैन to decide which clauses will be discussed and which passed over. अब अगर कोई चेयरमैन होता है तो चेयरमैन क्या इतना बड़ा नाना होता है या इतना बड़ा सरताज है कि वो कुछ भी जो चाहे बस उसी पे बात होगी क्या? अगर किसी को ज्वाइन करना होगा, किसी इशू को कोई ऑब्जेक्शन खड़ा करना होगा तो वो कैसे करेगा? यानी कि यहाँ पे पार्शियलिटी हो सकती है। हम सारी शक्ति अगर चेयरपर्सन को दे दें, चेयरमैन को दे दें, फिर वही डिसाइड करेगा कि भाई किस क्लॉज के ऊपर डिस्कशन की जरूरत है, नहीं तो इसको पास करो, इसको पास करो। पता चले कि 5 आदमी तैयार थे इस पे कुछ बात करने के लिए। तो कंगारू कोर्ट जिस तरीके से अव्यवस्थित है कैकिस्टोक्रेसी की तरह, उसी तरीके से कंगारू क्लोजर का मतलब हो गया एक ऐसा इनक्लोजर, एक ऐसी मीटिंग जिसमें चेयरमैन ही सारी चीजों को डिसाइड कर रहा है कि which clause is to be discussed and which is to be passed over। वो अब अकेला सोलली डिसाइड करेगा। ये कंगारू क्लोजर है। कंगारू कोर्ट से ही इसको लेकर के चल रहे हैं। लास्ट 5, टू किक एट, KECK, और इसको चेक करोगे जरा अभी। KECK, किक मीनिंग सारी जितनी भी हो सारी पढ़ देना। KECK, टू किक, KECK, किक नहीं है, किक है। अच्छा, एक तो अंकल, एक तो कुछ जियोग्राफिकल टर्म है, कोर्ट्स erect biennial old world herb introduced as a weed in eastern North America। अच्छा, क्या वीड के रूप में? हाँ, ये कुछ वीड है। ठीक है। और दूसरा है eject the contents, सॉरी कल eject the contents of the stomach through the mouth, उल्टी करना है काइंड ऑफ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल उसके साथ में वॉमिट कर ही डालो। नेक्स्ट, या बस दो ही दिखा रहे हैं वर्ड वेब पे। ठीक है। अब इसमें टू किक एट, प्यूक, प्यूक सेम है केक, KECK, केक और प्यूक, प्यूक, वॉमिट, केक, तीनों एक ही चीज हो गई वॉमिट के लिए।
और दूसरा जो बता रहा है कि आपने क्या किया, वीड पैदा कर दिया, खरपतवार पैदा कर दी। किक, रिजेक्शन के लिए, रिजेक्शन बराबर प्यूकिंग बराबर वॉमिटिंग बराबर केकिंग। क्यों? आपके पेट ने उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दी। नॉट एक्सेप्टेड मीन्स रिजेक्टेड। क्लियर है? अब आते हैं टू किक एट। टू किक एट, किसी ने बढ़िया सा ऑफर दिया था, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। एक तरह से स्पर्न, SPURN, एक तरह से रिजेक्ट, और एक और होता है ना, मना करना को क्या और बोलते हैं? टर्न, रिजेक्ट, और कुछ है। स्पर्न में क्या खासियत है? अच्छा, एक है डिनाई। इन तीनों को थोड़ा सा लपेटेंगे। रिजेक्ट सबसे पहले नॉर्मल, जो यहाँ पे जो टू किक एट है, टू किक एट यानी आपने जो प्रपोजल आपको दिया गया या ऑफर दिया गया, आपने उसको ना तो नाराजगी में, ना तो किसी बायस्ड व्यू के थ्रू या प्रिजुडिस्ड व्यू के थ्रू, बस सिंपली आपने बोला कि जी नहीं शुक्रिया, रिजेक्ट कर दिया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। बट स्पर्न में क्या है, आपने रिजेक्ट किया बट घमंड के साथ, बेरुखी के साथ, नहीं चाहिए मुझे, ये स्पर्न है। डिनाई, टू रिजेक्ट समथिंग, स्पर्न कर दिया। और डिनाई का मतलब है, जैसे फलाने के साथ आपका निकाह हो रहा है, क्या आपको कबूल है? तो सामने वाले दूल्हे ने कह दिया नहीं, ये है डिनायल। आपने उसका खून किया है तो नहीं, ये है डिनायल। क्लियर है? स्पर्न घमंड के साथ, नाराजगी के साथ, रुखाई के साथ। रिजेक्ट नॉर्मली मनाही। और डिनाई का मतलब है कि ब्लेम को आप नकार रहे हैं, नहीं मैंने नहीं किया ऐसा। और किक एट में वही रिजेक्शन है। रिपीट, किक, प्यूक और वॉमिट, तीनों एक ही है। नेक्स्ट है कीन आई। कीन आई, कीन आई मतलब तेज नजरें हैं। तेज नजरें का मतलब है कि यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग, कुछ ना कुछ आप ढूंढते रहते हैं, क्रिएटिव हैं, फुल्ली जागे हुए हैं, जागृत, अच्छे से जागे हुए हैं। कीन आई का मतलब पैनी दृष्टि, पैनी नजर का मतलब ही है कि आप जिंदा हैं। जिंदा का मतलब सोर्स की तलाश में आप अक्सर रहते ही रहते हैं। One must have a keen eye to be successful in life. अगर खोज में नहीं रहेंगे तो नई चीज आपके हाथ नहीं आने वाली है। इगरनेस, प्यास, ये बहुत जरूरी है। तो उस कैरेक्टर को कीन आई से लेकर के ये बता रहा है फुल्ली अलाइव। अदरवाइज आंखें बंद, पथरीली आंख, मरने के बाद जब कोई बेहोश हो जाए, कोमा में चला जाए, आंख खुली है बट वो आंख कहीं कुछ ढूंढ नहीं रही है। लेकिन कीन आई का मतलब है वो बाएं दाएं कुछ न कुछ तलाश करता रहेगा। इट मींस ही इज फुल्ली अलाइव। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है कीन ऑन। जैसे कीन आई है, अ कीन आई, अ पर्सन हैविंग कीन आईज will be keen on looking for something or doing on something, means devoted to do something, very much interested in doing something. Keen on, एकदम डीपली इन्वॉल्व होकर के किसी चीज को करने की जिद है, जज्बा है, वो है कीन ऑन। जैसे ही इज कीन ऑन कमिटिंग सुसाइड, उसने बिल्कुल ठान रखा है कि वो अपनी हत्या करेगा ही, आत्महत्या करेगा ही। कीन ऑन। नेक्स्ट कीन प्राइसेस। कीन प्राइसेस, जैसे कीन ऑन है और कीन आई। कीन आई में तीक्ष्ण, पैनी। जब कुशाग्र की बात करते हैं, कुशाग्र एक बार बात किया था मैंने, कुश का अगला भाग बिल्कुल ब्लेड है, पतला सा है, नुकीला सा है, उस नोक पे कोई जगह नहीं होती है। पांडवों ने कौरवों को जो ललकारा तो उधर से कौरव या पता नहीं किसने, इन दोनों में से किसी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उसको सुई के नोक के बराबर भी जमीन न दूंगा। इसी बात पे झगड़ा हो गया, महाभारत
तो कीन का मतलब बिल्कुल छोटा सा अंश, कीन आई छोटे से छोटे चीजों को डीपली देख लेगा। अब आते हैं कीन प्राइसेस पे। कीन प्राइसेस का मतलब है बहुत ही कम कीमत, बहुत ही कम कीमत, नेग्लिजिबल जिसको बोलते हैं कि 2 रुपए भी क्यों ले रहे हो, फ्री में दे दो इससे बढ़िया, तो इतनी कीमत कम हो। जैसे अ डाइम अ डजन है ना। हाँ उसके बाद बैंग फॉर द बक भी ले बिल्कुल। सकते हैं, धमाकेदार ऑफर है। तो कीन प्राइसेस एग्जांपल है, द डेज ऑफ कीन प्राइसेस आर ओवर, कि भैया अब जो है कम कीमत के दिन लद गए, खत्म हो गए। वही बच्चे वाली बात कि बाप कहता है कि बेटा एक जमाना था 100 रुपए में थैला भर के लाता था, बेटा क्या कहता है कि पापा वो जमाना लद गया, अब तो सीसीटीवी कैमरा हर दुकान पे लगा हुआ है। ये है कीन प्राइसेस। नेक्स्ट है, लास्ट करेंगे कीन सेट। कीन सेट, आई डोंट लाइक पीपल कीन सेट एट मनी, मीन्स एक करप्टेड वर्जन है एक सेइंग का कि चील को जो है ना, मतलब खाब में भी छीछड़े ही दिखते हैं। छीछड़े मीन्स मांस का लोथड़ा टुकड़ा, खाब में भी छीछड़े देख रहे हो, मीन्स यू आर कीन ऑन having money, means you are ready enough to jump to claim। हम किसी भी जो अनअटेंडेड चीज है, जैसे बोना वैकेंशिया थी, उसके ऊपर हम कूद करके उसके बारे में मालिकाना हक जताने के लिए रेडी हैं। कीन सेट का मतलब टू हैव, एक फ्रेज डालना, और टू हैव आई टूथ ऑन समथिंग, अभी याद आ गया होगा। हाँ तो टू हैव एन आई टूथ ऑन समथिंग का मतलब ये है कि उसके ऊपर दांत गड़ा रखा है, मीन्स कि उसको पाने की चाहत ही चाहत है। कल देखा था हमने, कास्ट एन एविल आई ऑन समबडी, किसी के ऊपर बुरी नजर डालना, नजर लगा देना। सेट, सेट का मतलब ही है किसी चीज को शुरू करना, स्टार्ट करना के सेंस में, और या किसी चीज को वहां पे हम स्थापित कर देते हैं तब। तो कीन सेट, आप बिल्कुल मनी हंगर हैं, हंग्री फॉर मनी, ऑलवेज ऑन द लुक फॉर मनी, या फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग अ चांस टू लाइन योर पॉकेट। कहीं से भी 2 नंबर का माल आ जाए, बस रेडी रहो जी। कीन सेट, आई डोंट लाइक पीपल कीन सेट एट मनी, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं चाहता, पसंद करता हूँ जो पैसे के लिए लार टपकाते रहते हैं। कीन सेट। अब थोड़ा सा रैंडम ले लेंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। मेमोरेबिलिया, MEMORABILIA, मेमोरेबिलिया। नॉर्मल, मेमोरी, मेमोरेबल, यानी मेमोरेबिलिया का मतलब हो गया एक ऐसा इवेंट जो याद रखने लायक है। बोलते हैं ना रेड लेटर डे, कोई एक ऐसा दिन जो रेड लेटर डे है, जैसे कि आप बहुत बड़ा तीर मार गए हो जिंदगी में, तो वो आपके लिए मेमोरेबिलिया बन जाएगा, मेमोरेबल बन जाएगा। और जब आप मेमोयर लिखते हैं, मेमोयर मीन्स यादाश्त पे लिखी गई, मतलब याद कर करके जो चीज लिखते हैं, ये जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं मैक्सिमम वही है, मेमोयर हैं। क्योंकि 1500 और 2500 साल से पहले, ये तो वेद 3000 साल पहले तो वेद लिखा गया है, लेकिन बोला गया बहुत पहले, तो वो सब स्मरण पे आधारित है, स्मृति पे आधारित है। मेमोयर है एक तरह से। तो मेमोरी, मेमोरेबल, मेमोरेबेलिया। और एक चीज उसको ख्याल करो जरा, सोब्रिके, सोब्रिक, सोब्रिके, SOBRIQUE, एक बार मीनिंग इसका चेक करोगे? सोबरी के, सोबरी के, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। SOBRIQUE, हाँ 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 हाँ, क्या है? a familiar name for a person। नहीं, फिर ये कुछ दूसरा है।
अरे ये वो चीज बोलना चाह रहे हैं कि आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए, वहां से कुछ यादाश्त के लिए, एक यादगार के लिए एक चीज खरीद के, अच्छा सोविनियर। सोवेनियर SOVENIR, स्पेलिंग चेक कर लो। स्पेलिंग कंफर्म करना बच्चों। SOUVENIR। ओके, सोवेनियर, ठीक है, सोवेनियर। और सोब्रिके क्या था? अ नेम फॉर समबडी, समथिंग, A familiar name for a person। अ फैमिलियर नेम फॉर अ पर्सन। जैसे एक तरह से निक नेम को हम सोब्रिके बोल लेंगे, फैमिलियर नेम। जैसे गजेंद्र को गज्जू कह रहे हैं, अभिषेक को अभी कह रहे हैं, ये सोब्रिके हो गया। क्लियर है? मेमोरेबिलिया, मेमोरेबिलिया, objects or materials that are collected because they are related to a particular event, particular person, etc. and things collected as souvenirs। ठीक है, as souvenirs आपने किया है, उसको कलेक्ट किया है, ये मेमोरेबिलिया बन गया। नेक्स्ट है तलिस्मान, तलिस्मान TALISMAN, जंतर, जंतरी, तावीज, एम्यूलेट, AMULET, एम्यूलेट एक बार अगर यू कंफर्म करो स्पेलिंग, AMULET। एम्यूलेट, एम्यूलेट, ठीक है, ओके। एम्यूलेट, एम्यूलेट, एम्यूलेट और तलिस्मान, TALISMAN, तलिस्मान, दोनों एक ही चीज है, तावीज, गले में बांध लो, बांह पे बांध लो, एम्यूलेट। नेक्स्ट लेंगे बाइगैमी। अच्छा बाइगैमी, बाइगैमी, मोनोगैमी, ट्राइगैमी, टेट्रागैमी, जो भी कर लो, पॉली, यानी एक शादी, दो शादी, पोलीगैमी, बहुशादी, बहुविवाह। नेक्स्ट लेंगे कम्युनिके, COMMUNIQUE, COMMUNIQUE, कम्युनिक, कम्युनिके, इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन बता देना, कम्युनिके। कम्युनिके, कम्युनिके, ठीक है। कम्युनिके इज फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स क्या? किसी चीज को आप डिसेमिनेट कर रहे हैं, किसी चीज को आगे फैला रहे हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स अबाउट अ यूजुअली वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज, ये है कम्युनिके। जैसे गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, ये सारे लोग जो अखबार चलाते थे ना, उसी में एक कोई कम्युनिके करके भी किसी का अखबार था या पत्रिका थी। वो करते क्या थे? इसके जरिए जो इम्पोर्टेंट पीस ऑफ न्यूज है, जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, ऐसा उनको लगता था, उसके लिए वो अखबार चलाते थे। ओके, कम्युनिके। नेक्स्ट है इन एफिकेशियस, IN इन EFFI CACIOUS, कैसियस, इन एफिकेशियस। एफिशिएंट की बात करें, पता हो, एफिशिएंसी बोले, अब एफिकेशियस भी बना दो। जो चीज एफिशिएंट होगा वो एफिकेशियस होगा, यानी कि फ्रूटफुल होगा। उसको अगर कहें कि वो आप बेकार में मेरे से मदद मांग रहे हैं, आपका मदद मांगना मेरे से वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, यानी इट इज नॉट गोइंग टू फ्रूट, नो फ्रूशन विल बी हियर। आपको कोई फ्रूशन यहाँ नहीं मिलेगा मेरे पास, आपका इलाज मैं नहीं कर पाऊंगा, यानी इनएफिकेशियस हो गया, ये असफल, असफल प्रयास, निष्फल प्रयास। ओके, सपोज करो कि अगर कोई दवाई तुमने ली और अगर पेशेंट जब तक जज्बा न रखे, प्लेसिबो इफेक्ट यही कहता है 70% पेशेंट खुद ही ठीक हो सकते हैं, 30% भी काम दवाई करती है। तो the medicines being inefficacious on patients
डिपेंड्स ऑन द पेशेंट इटसेल्फ। पेशेंट ही उसको इनएफिकेशियस बना डालते हैं, क्योंकि जीने का जज्बा नहीं होता है, बोलते ना जीवेशना, जीने की चाह, वो नहीं होती है, इसीलिए। नेक्स्ट लेंगे वैपिड, VAPID, वैपिड। वैपिड में नॉर्मल एक वर्ड लिख लो खाली, वेपर। जैसे अभी जो हमने इनएफिकेशियस देखा, लगभग उसी से जाएंगे। वैपिड, वेपर। जब कोई चीज जो है वेपर लाइक हो, वेपर का मतलब क्या है, जैसे एक वर्ब है ना, वन swallow doesn't make a summer, one fan does not dispel a fog। दोनों को नोट कर ले जरा। वन swallow doesn't make a summer, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। और एक क्या बताया, वन फैन, यस, वन फैन doesn't dispel the fog। एक पंखा चलाने से कोई फॉग आप खत्म नहीं कर सकते। फॉग तो अपने टाइम पे ही जाएगा, उसको इवेपोरेट होने के लिए टाइम लगेगा। या इतना बड़ा सोर्स चाहिए सन के बराबर, तो पूछो। तो जो चीज वेपर लाइक है, अब इसको हिंदी में कहते हैं ओस चाटने से कहीं प्यास बुझती है। ओस चाटने से कहीं प्यास बुझेगी? वो चीज डल लगेगा जहां आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा न हो। टीचर ने थ्योरी बता दिया, अब प्रैक्टिकल रूम में पहुंचा और टीचर खुद किए चले जा रहा है और कह रहा है कि समझ गए, वो रैपिड हो जाएगा आपके लिए, डल एंड बोरिंग हो जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो नहीं आने वाला है, सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस हमेशा बोरिंग ही लगना है। लड्डू कोई खा के बताए इसका स्वाद ऐसा है वैसा है, भाई लड्डू खाने दो उसको। ये वैपिड, वेपर से वेपर लाइक हो जाएगा, उस चाटने से प्यास नहीं बुझने वाली है, वैपिड। इसको इंसिपिड कह सकते हैं। अब जब आपने खा लिया, टेस्ट कर दिया, तो कहेंगे यार ये तो बेस्वाद ही निकला, वैपिड ही निकला। ब्लैंड, इंसिपिड भी ले, हाँ ब्लैंड ले सकते हैं। ओके है, चलो लास्ट दो एक देखेंगे और। एक है रेटिसेंट, RETICENT। क्या क्या था अभी इसके साथ जोड़ीदार वर्ड है ना एक आध? रेटिसेंसी, रिटिसेंट हो गया अपना, क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ले लें क्या? हाँ इंट्रोवर्ट हो गया, शाय हो गया, शाय हो गया, डीमर ले लो, लोकेशस ले लो, LOQUA थोड़ी देर के लिए लोकेशस को घेर करके रख लेना, स्पेलिंग चेक करना होगा। लोकेशस, डिमर, DEMUR डिमर, शाय SHY शाय, एक्सट्रोवर्ट EXTROVERT, इंट्रोवर्ट INTROVERT, रेटिसेंट RETICENT, taciturn, yes taciturn, TACITURN, taciturn। फिर इसमें गैस पैक, चैटर बॉक्स, ये सब तो ले ही सकते हैं नॉर्मल। गैरुलस, बॉम्बस, वर्बस, वर्बोसिटी जिसमें रहेगी, वर्बस, VERBOSE। खैर आते हैं अब रेटिसेंसी की। इसमें मात्र 4 वर्ड लेंगे, टैसिटर्न, रेटिसेंट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। इस 4 को समझेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट खत्म। सबसे पहले इंट्रोवर्ट लेते हैं, जो बहुत कम बोलता है, अपने अंदर ही खोया रहता है। इसलिए नहीं कि वो साधु बन गया है, कुछ खोज कर रहा है, नो, सिंपली शाय होने के कारण वो ज्यादा नहीं बोलता है, गुप चुप अपने आप नहीं रहता है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्ट जो बाहर ही निकलता है, बाचाल है जो, वही गैरुलस होगा, वही गैस बैग होगा, वही चैटर बॉक्स होगा। तीसरा लोकेशस, लोकेशस बोलता तो है बट उसमें लोक्वेंसी है, बोलने की क्षमता भी है,
सही शब्द का चुनाव भी करता है, ऑरेटरशिप है उसमें, और ऐसी पावर है उसमें, तब वो लोकेशियस होगा। हालांकि बाचाल ही है। शाय, शर्म, बोलने में, चलने में, बिहेव में, वो चेहरे पे दिख जाए, शाय, शर्मीला। डिमर, नावटी शाय है एक तरह से। ये स्टेज पे आप बड़े नम्रता को दिखाना है आपको, इसी वजह से आप जो है थोड़े शर्मीले दिख रहे हैं कि आप ब्रजन फेस नहीं है, निर्लज नहीं है आप, ये डिमर है। ये थोड़ा पीछे से डीपली हम बता रहे हैं, अदरवाइज डिमर का मतलब ये होता नहीं है डिक्शनरी के हिसाब से। तो डिमर लोगों को दिखा रहे हैं आप, शायनेस। रेटिसेंट जो होगा वो बहुत कम बोलेगा, स्पीकिंग वॉल्यूम पे उसका ज्यादा जोर होगा, तो कम बोलेंगे, महत्वपूर्ण बोलेंगे। किसी एक फिलोसफर ने कहा भी है कि आई डोंट लाइक टू उटर इवन अ सिंगल वर्ड अनटिल आई फील इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग साइलेंट। मैं एक शब्द भी तभी बोलूंगा जब लगे कि चुप्पी से बेहतर है, तब बोलूंगा, अदरवाइज नहीं बोलूंगा। ये रेटिसेंसी है। वो जरूरत पड़ने पे ही बोलेगा और जरूरत के हिसाब से ही बोलेगा, न कम न ज्यादा। लाइक कृष्ण, गजब का बैलेंस है। एक एक शब्द ऐसा लगता है कि बेशकीमती है और बहुत निहायत जरूरी है। सुपरफ्लुइटी तो है ही नहीं। रेटिसेंसी है, कम बोलेंगे, वॉल्यूम में बात करेंगे। और लास्ट करेंगे टैसिटर्न। टैसिटर्न क्या है अभी? टैसिटर्न तो अंकल मेरे ख्याल से हाँ टैसिटली जो कम ही बोलते हैं। सक्सेंटली, हाँ कम ही बोलता है, जैसे कि टू द पॉइंट बात करेगा वो। एक सक्सिंक्ट है ना? हाँ सक्सेंट, सक्सिंक्ट, यस, SUCCINCT, सक्सिंक्टली। अगर आप सक्सिंक्टली बात कर रहे हैं, यानी टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, यू रिप्लाई वन इज द क्वेश्चन, you don't give a chance to the interviewer to raise even a single question from your answer. आप उसको क्लू नहीं देते हैं। तो सक्सिंक्टली अगर आप कह रहे हैं, अच्छी बात है, ये टू द पॉइंट बात करना चाहिए। तो टैसिटर्निटी वही है। लेकिन सिर्फ टैसिटली अगर कोई रिप्लाई करता है तो थोड़ा निगेटिव में चला जाता है। टैसिटली आप अगर बड़ों को रिप्लाई दे रहे हैं, टैसिटली मीन्स बड़ों ने कुछ पूछा, किसी बड़े ने अच्छे ही मतलब से, लेकिन आपने बिल्कुल कर्टली और या टैसिटली जवाब दिया। कर्टली मीन्स रुखाई से, और टैसिटली का मतलब नहीं खाऊंगा। लेकिन इसका जवाब ऐसे भी हो सकता था कि मम्मी पापा पेट में थोड़ा दर्द है इसलिए खाने का मन नहीं कर रहा है। ये प्यार से कही गई बात है। बट अगर आप टैसिटली जवाब दे रहे हैं तो सामने वाला ऑफेंडेड फील कर सकता है। ये है टैसिट। तो उसी से बनाएंगे टैसिटर्न। टू द पॉइंट बोलेगा बट ऑफेंड कर जाएगा किसी को। सक्सिंक्टली बढ़िया है, पॉजिटिव है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी तुम दोनों मैथ और रीजनिंग जो भी कर रहे हो, जीके का पन्ना किस पे, इस पे डाले थे क्या?